हमारे बीच में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है जब हम लखनऊ की बात करते हैं, जब हम यूपी के मन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और चुनावों से पहले जनता और नेताओं के बीच में चर्चा के जरिए एक पुल बांधने की बात करते हैं। हमारे बीच में मिस्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजनेता हैं आप और 2 बार लखनऊ के महापौर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और डिप्टी सीएम भी आप उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। इस बीच बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। फिलहाल लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और उस बीच उत्तर प्रदेश एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। क्या कुछ विजन है और क्या कुछ मिशन है एक्शन और इलेक्शन से पहले? देखिए, पहले मैं परिचय में आपको बताऊं, मैं बीजेपी यूथ का 3 बार अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार प्रभारी रहा हूं, पर्यटन का चेयरमैन रहा हूं और यूथ कमीशन का युवा नीति जो भारत सरकार की बनी है उसका भी मैं सदस्य रहा हूँ 11 वर्ष तक। महापौर के बाद डिप्टी सीएम और बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश में जो सदस्यता महाअभियान था उसका इंचार्ज था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 11,57,00,000 मेंबर बीजेपी के बने थे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। और उसके बाद से अभी आजकल मेरे पास मैं नेशनल कन्वीनर हूँ लोकसभा चुनाव में विस्तारक योजना का और राज्यसभा का सदस्य हूँ। मैंने इतना परिचय इसलिए दिया कि मेरा जो अनुभव है और पूरे देश का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला है। अभी मैं बंगाल था, तमिलनाडु था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को घूमने का, जाने का, कार्यक्रम करने का अवसर मिला। मैं अपने अनुभव और अपने कार्यक्रमों के आधार पर कह सकता हूं कि पूरा भारत बदला बदला सा है और ये चुनाव मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही हैं। ये चुनाव मैं कह सकता हूं दावे के साथ में कि पहला चुनाव आज़ादी के बाद है जो जनता स्वयं लड़ रही है। और यहां पर लोग बोलते ना, भी थोड़े दिन पहले कहते शीत लहर चल रही है, फिर बोले कि राम लहर चल रही है। राम लहर पूरे देश में रही, लेकिन इस समय मोदी बयार जिसको बोलते हैं, मोदी जी का जो मैजिक है वो पूरे देश में है। तमिलनाडु ऐसे शहर में प्रदेश में जहां चंद कार्यकर्ता हमारे काम करते थे, आज भारी मोदी जी पहुंचे हैं तो कई लाख लोग केवल एयरपोर्ट पे पहुंच गए लेने के लिए। तो ये बदला बदला सा हिंदुस्तान मोदी जी का कार्यों को बखान कर रहा है गांव गांव में। मैं परसों कौशाम्बी था और कौशाम्बी के गांवों पे जो लाभार्थी थे उनसे मिलने का कार्यक्रम था। जिस घर पे जाते थे हम लोग अचानक पहुंचे थे, मतलब प्री प्लान करके नहीं गए थे, और घर का दरवाजा खटखटाते थे, आपके वहाँ कोई योजना आई, कोई कहता था कि गैस का सिलेंडर आया है, कोई कहता था किसान निधि है, कोई कहता था मुद्रा लोन में हमको मिला, कोई कहता शौचालय बना है। महिलाएं तो कार्ड लेकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि 10 किलो राशन हम लोग 2.5-3 साल से पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्वरूप था कि मोदी जी घर घर में पहुंच चुके हैं। ये चुनाव मैं समझता हूं लोग तो सपना देखते होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लेकिन मोदी जी के अलग तरीका है काम करने का। मैं गुजरात का प्रभारी भी रहा हूं, मैंने बहुत निकट से उनकी कार्यशैली देखी है कि वो स्वयं सपना नहीं देखते, जनता के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। और अभी जो सुझाव मंगाए जा रहे हैं, केवल बीजेपी ऐसी समय पार्टी है जो अपने संकल्प पत्र के लिए पूरे देश से सुझाव मंगा रही है और उन सुझावों का एक एक सुझाव का बारीकी से परीक्षण करने के बाद तब संकल्प पत्र तैयार करते हैं हम लोग घोषणा पत्र इसीलिए तैयार नहीं करते कि घोषणा करो और भूल जाओ, लेकिन संकल्प करो और एक एक संकल्प को पूरा करो। एक संकल्प पूरा नहीं हो रहा था CAA का, वो आखिर समय उसकी भी अधिसूचना जारी हो गई और वो सबके सामने आया। तो यही मैं कहना चाहता था कि आज के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें विपक्ष लापता सा दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, क्योंकि आपसे सवाल बहुत अहम हो जाते हैं और आपकी टिप्पणी भी बहुत अहम, उतनी ही अहम हो जाती है। आप संघ की बात करें,
संगठन की बात करें और सत्ता की बात करें, तीनों में आपने हमेशा अहम भूमिका निभाई है देश में, तो आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। 2047 की बात की जा रही है, विकसित भारत की बात की जा रही है। आपकी परिकल्पना में विकसित भारत की परिभाषा क्या है? ये तो बहुत साफ है। विकसित भारत का मतलब है हम गरीबी को बिल्कुल अपने से दूर भगा सकें, रोजगार का सृजन कर सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, उत्पादन हमारा बढ़ा हो, निर्यात हमारे बढ़ें और आयात कम हो, ट्रेड बैलेंस फेवर में हो, और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमारी बढ़े और हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर हों, और लोग हमसे आयात करने की सोचें, हमको दूसरों से आयात करने की चेष्टा ना हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो, और जो डिमांड का क्रिएशन है वो हमारे प्रोडक्शन के अनुसार हो। ये तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ लो तो वो विकसित राष्ट्र की परिभाषा में परिवर्तित हो जाती है। लोकसभा चुनाव सामने है और लगातार आपके साउथ के दौरे लगे हैं और लगातार आप वहां काम कर रहे हैं। इस बार क्या मानते हैं, क्या अचंभित करने वाले आंकड़े देखो, दिखाई आप देंगे? उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में तूफान है और इस तूफान की तेज हवा दक्षिण पहुंच चुकी है, और दक्षिण की जो आहट है वो मोदी जी का आगाज कर रही है, और वो मोदी नाम जो है अब दक्षिण के लिए मैं समझता हूं एक अनिवार्यता बन गया है। उत्तर प्रदेश की हवा और उत्तर की हवा दक्षिण पहुंच गई है, तो क्या ये हवा जब लौट के आएगी तो 131 सीटों में से कितनी सीटें वापस दिल्ली लेके आएगी चुनावों के नतीजों में? मैंने कहा ना, अब तो ये तो बहुत सीधा सा जवाब मोदी जी के भाषण में आ गया। आपकी बार 400 पार, और मुझको लगता है 400 पार उन्होंने कहा, 400 पार का मतलब 401 402 नहीं, 400 पार का मतलब है बहुत ज्यादा। साउथ का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? यानी साउथ का पहले से कहीं ज्यादा होगा, और विपक्ष से ज्यादा सीटें साउथ में बीजेपी पाएगी। क्योंकि आपने कह दिया कि 400 पार, तो इंडिया गठबंधन कहीं वैरीगेटिंग का काम तो करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा। तो अगर 400 पार की अपन बात कर रहे हैं तो ये तो सब गायब हो गए। फिर क्या मानते हैं, इंडिया गठबंधन कितना लेके मैं जाएगा? आपके चैनल में 2-3 चीजें कह के जा रहा हूं। एक तो ये कि मोदी जी जून जुलाई में जब भी 111वीं मन की बात वो करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे, एक बात। दूसरी चीज, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली दिखाई पड़ेगी, उनके पास इतनी संख्या नहीं होगी कि उनका कोई नेता प्रतिपक्ष चुना जा सके। और तीसरी चीज, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में बड़ी घोषणाएं नहीं, बड़े सपनों को पूरा करने का उपक्रम आने वाले 5 सालों में होगा, जो पूरे विश्व के लिए अप्रत्याशित होगा। अच्छा, आपके बयान काफी चर्चा में रहते हैं, और क्योंकि हम चुनावों से संबंधित बात करें और इंडी गठबंधन का आपने जिक्र किया, ऐसे में गठबंधन के सारे बंधन खुल गए हैं और इंडी गठबंधन में भिंडी की सब्जी बन रही है जो कि जल गई है। आपके द्वारा एक बयान दिया गया, इसके ऊपर क्या मंशा थी? देखिए, उनके नेताओं ने पहले इसको इंडिया कहा, फिर इंडिया का अर्थ खुद ही नहीं बता पाए कि वो आई से क्या, एन से क्या, डी से क्या, आई से क्या, फिर उन्होंने उसको इंडी कहना शुरू कर दिया। अब किसी ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा साहब इंडी बहुत स्वादिष्ट है, तो मैंने कहा स्वादिष्ट तो नहीं है, इंडी तो उस जली हुई भिंडी की तरह हो गया जो बगैर स्वाद के रहती है, उसको बगैर खाए लोग उसको फेंक देते हैं। और आज वास्तव में जो इंडी गठबंधन है उसकी स्थिति ये है कि उसके बंधन एक एक करके खुलते जा रहे हैं और रस्सी बच जा रही है। अब रस्सी की ऐठन नहीं जा रही कि राहुल जी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, प्रियंका जी रहेंगी, प्रियंका जी रहेंगी, सोनिया जी बनेगी, राज्यसभा सदस्य बनना होगा सोनिया जी बनेंगी, लोकसभा लड़ना होगा तो राहुल जी वायनाड से भी लड़ेंगे, अमेठी से भी लड़ेंगे, लोकसभा लड़ना होगा तो रायबरेली प्रियंका जी लड़ेंगी, पूरा खानदान नहीं लड़ेगा। और अगर इनके सहयोगी को देखो आप तो समाजवादी पार्टी में क्या होगा, आदरणीय नेताजी लड़ते थे, फिर आदरणीय शिवपाल जी लड़ेंगे, आदरणीय अखिलेश जी लड़ेंगे, आदरणीय डिम्पल जी लड़ेंगे, उनके अच्छा जी लड़ेंगे, उनके धर्मेंद्र जी लड़ेंगे, उनके अब किनको किनको बहुत बड़ा खानदान है ना। तो इन दो परिवारों का मिलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है। ये परिवारवादी है और बीजेपी राष्ट्रवादी है।
इसलिए राष्ट्रवादी का मुकाबला परिवारवादियों से है और मोदी का जो परिवार है वो आम जनता का परिवार है, इनका परिवार है वो अपना परिवार है। इसलिए अब उनकी तुलना करने का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता। विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि आप इलेक्शन से पहले धमाके करते हैं। पहला धमाका उन्होंने कहा कि आपने राम मंदिर बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी रामलला की। दूसरा धमाका कहा कि सीएए लागू कर दिया। तो अभी 16 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, लमसम माना जा रहा है। आज तारीख 14 है, 15-16 2 दिन है। कोई नया धमाका विपक्ष की नजरों में कौन सा रहने वाला? बीजेपी धमाका नहीं करती, बीजेपी धमाल नहीं करती, बीजेपी ढोंग नहीं करती, ढंग से काम करती है। और ढंग से काम करने का उसका प्रयास यही होता है कि जो कहा है वो करो, और जो कहा है वो करो कि यानी विश्वसनीयता, राजनीति में विश्वसनीयता का भाव आए। इसीलिए आज जो नारा दिया जा रहा है ना, मोदी गारंटी है, मतलब मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी भी मोदी है, वो इसीलिए कहा जा रहा है। हम धमाका की जरूरत नहीं, हम 5 साल काम किए हैं, वो 4.5 साल धमाल करते हैं, और जो 6 महीना होता है उसमें पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, दौड़ पड़ते हैं आदरणीय भाई और भैया और बहनें। और पता चला कभी वो काशी विश्वनाथ बाबा में वो क्रूज बोट जो योगी जी ने बनवा दिया उस पर घूमते हुए दर्शन करने चले जाएंगे, तो कभी राहुल जी चले जाएंगे लेप के चंदन का टीका कोट पहन के उस पर जनेऊ डालकर गोत्र को याद करते हुए बाएं हाथ से वो जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हुए। तो अब एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को कभी नानी जी सपना देती थी, वो कहते थे ना 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 बेटा ना जाना, नानी ने कहा है कि वो तोड़ के बनाया गया जगह पर भगवान का दर्शन नहीं करना। अब पता नहीं कौन नानी जी ने कहा कि बाबा जी ने कहा, लोग पहुंच गए ना 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 ना, लोगों ने कहा कि भगवान के दर्शन जरूर करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लित्ते हूँ लोक को जागर, और संकट ते हनुमान छुड़ाई का भजन करने लगे। अब आज हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ये अच्छे दिन नहीं है। वो जो कहते थे, आदरणीय अखिलेश जी से एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता। आज वो शंकर भगवान का मंदिर बना रहे। आज आप देखो कि आज राहुल जी 1 जनवरी को वो इटली और स्विट्जरलैंड की यात्रा करके अपना न्यू ईयर मनाते थे, आज वो चंदन लगा रहे हैं। आज उनके मन में माथे पर चंदन है, मन में क्रंदन है, और क्रंदन का कारण जनता में मोदी का वंदन है। तो इसलिए ये सब आप देखो, ये सपा बसपा माकपा बाकपा साहब आप जितने दल हैं आपको उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे चुनाव में। और ये चुनावी जो बयार है ना, मोदी बयार, इसमें ये अपने अस्तित्व को खोते हुए दिखाई पड़ेंगे। विपक्ष कहता है कि आपने मंदिरों का कॉपीराइट ले रखा है। मंदिर पाप है क्या? मंदिर आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। पहले दक्षिण क्यों, आप एक हिस्ट्री पढ़ो ना, यहां पढ़े लिखे लोगों की कमी है। पहले जो दक्षिण में मंदिर बनाते थे, दक्षिण आर्थिक साधन का, रोजगार का माध्यम हुआ करता था। लोग पर्यटक बन के आते थे तो यातायात ठीक होता था, लोगों को कभी बैलगाड़ी का, कभी रेलगाड़ी का, कभी हवाई जहाज का लाभ मिलता था। आज अयोध्या बना है, आप एक एनालिसिस कराओ, मथुरा का जो उसका काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, पहले आते थे अगर 1000 तो अब आते हैं लाख, 10 लाख, करोड़, और करोड़ लोग आएगा। अगर काशी में ठहरेंगे तो उनको रिक्शा भी चाहिए, तांगा भी चाहिए, टैक्सी भी चाहिए, बस भी चाहिए, रेल भी चाहिए, हवाई जहाज भी चाहिए, ठहरने के लिए होटल भी चाहिए, चढ़ाने के लिए फूल भी चाहिए। माली को भी लाभ है, कर्मकांडी ब्राह्मण को भी लाभ है, जो दर्शन कराने का गाइड है उसको भी लाभ है, रेस्टोरेंट वाले को भी लाभ है, जहाँ से वो खाने का सामान खरीदता उसको भी लाभ है, परिवहन वाले को लाभ है। यानी अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों का सृजन का केंद्र मंदिर है, आर्थिक समृद्धि का प्रतीक मंदिर है, आस्था का प्रतीक मंदिर है। और मंदिर भगवान का जहां स्वरूप है वो सत्य का आधार मंदिर है, धर्म का आधार मंदिर है, और जो धर्म को धारण करता है वही धर्म निरपेक्षता के भाव से लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रख सकता है। तो अब आप अयोध्या बन रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, देश विदेश इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया है, चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गए, वो IT सिटी बन रही है। हाँ, वो धार्मिक पर्यटन के जो क्षेत्र है, माता विंध्याचल में करोड़ों लोग पहुंचने लगे हैं। वो धार्मिक पर्यटन
ये स्विट्जरलैंड आप जाकर, जो मैं टूरिज्म का भी मिनिस्टर रहा हूं, तो टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूं, टूरिज्म में मैंने 3 PhD कराई हैं और 2 किताबें मेरी टूरिज्म पे हैं। स्विट्जरलैंड ऐसा देश की 99% जो आय है वो टूरिज्म से है। अब भारत की आय का साधन अगर धार्मिक पर्यटन है, इसको हम बना रहे हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, अगर हमारे यहाँ पहाड़ चले गए हैं, अब हमारा टूरिज्म एक आस्था भी, और आस्था के साथ साथ पर्यटन भी। तो ये आर्थिक, आप 10 साल बाद आप बात करोगे, आपका चैनल बात करेगा, तो आप देखना उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सर्वोत्तम प्रदेश, उद्यम प्रदेश बनकर जब निकलेगा ना, तो एक तरफ जेवर के हवाई अड्डे की आमदनी होगी, दूसरी तरफ इन काशी, मथुरा और अयोध्या से बने हुए मंदिरों से आई हुई, ये विंध्याचल से आई हुई, ये नैमिष से आई हुई मंदिरों की आय होगी, और यहाँ के लोग में उस आय से हिंदू भी सुखी होगा और उस आय से मुस्लिम भी सुखी होगा। विपक्ष का मानना यह है कि रामलला को मंदिर में स्थापित करना भी एक तरीके का सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना है लोगों के साथ, और इसी के चलते भाजपा अपनी जीत मान रही है और 400 की बात कर रही है। ऐसे लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है, और अल्प बुद्धि के लोगों पर जवाब देना भी मुझे माकूल नहीं लगता है। रामलला आस्था का केंद्र है बीजेपी के। बीजेपी के लिए मुद्दा कभी बीजेपी ने रामलला के मंदिर का नहीं बनाया है। और अगर यही होता, 3 जगह की सरकारें हमारी थी, कल्याण सिंह जी ने 1, 2, 3 करके अपनी ठोकर मार दी सरकार को। राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, छत्तीसगढ़ चले गए। अगर हमको सत्ता की लालच होती कि राम के सारे सत्ता प्राप्त करनी है, तो प्राप्त सत्ता को लात नहीं मारते, प्राप्त सत्ता को आलिंगन करके हम रामलला को बाहर रख सकते थे। लेकिन रामलला आस्था का केंद्र है, राम आधार है। भगवान मानो तो ईश्वर अनुकंपा देने वाला है, अगर मनुष्य मानो तो एक आदर्श मनुष्य, वो जो आदिवासी को भी जोड़ता है, जो केवट और निषाद का भी है, जो रीछ और बानर और भालू का भी है, जो जटायु का मित्र है, जो माता और पिता की आज्ञा को पालन करने वाला है, जो भाई के लिए एक समान व्यवहार करने वाला है, एक आदर्श राजा है, वो राम है। तो इसलिए हम राम का नाम लेते हैं तो भगवान भी हैं, राम का नाम लेते हैं तो एक आदर्श महामानव भी हैं। ये जो लोग राम को नहीं जानते, जो राम का नहीं है वो काम का नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाए। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको राम दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हम राममय हैं और पूरा भारत राममय है। और लोग कहने लगे ना, अभी मैं गया था तो मैंने पूछा, अभी कौशाम्बी की बात मैं कर रहा था, तो वहां नारा लगा, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, कह रहे थे। फिर मैंने कहा कि भैया कुछ बातें मत भूल जाना, तो उन्हीं में से चिल्ला के बोला, 2 बातें ना जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। अब इसके अलावा पूरे भारत में कोई बात नहीं चल रही। राम मंदिर एक बहुत बड़ा वादा जिसे बीजेपी ने साकार किया, और करोड़ों की तादाद में हिंदू लोग ना केवल देश बल्कि विदेश से इससे प्रभावित जरूर हुए हैं, जो कि नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में आने वाले टाइम में, आपने पहले ही बोल दिया, बीजेपी लगातार कह रही है 400 पार सीटें और सरकार हमारी ही होगी, और पीएम मोदी भी इसको लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। क्या बाकी 2 आराध्य हिंदू धर्म के, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर, यानी कि काशी विश्वनाथ और साथ साथ में मथुरा में जन्मभूमि, उसको लेकर क्या कुछ ऐलान कर सकती है? चारों तरफ मथुरा में भी डेवलपमेंट चल रहा है और चारों तरफ काशी में भी चल रहा है। और रही बात उनमें जो माननीय न्यायालय का वाद की, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के समय भी आपने देखा होगा कि न्यायालय के निर्णय के बाद वहां सारी चीजें आई हैं। आप प्रतीक्षा करिए काशी में और मथुरा के न्यायालय के निर्णयों की। बीजेपी हमेशा माननीय न्यायालय का सम्मान करती है, लेकिन एक चाणक्य नीति हमेशा बीजेपी फॉलो करती है और उसी के लिए वो जानी जाती है हमेशा। चाणक्य देश के हित चिंतक थे और चाणक्य ब्राह्मण थे, लेकिन लाए किसको थे? चंद्रगुप्त मौर्य को लाए थे। तो वो अति पिछड़ों, और चाणक्य का मतलब है अति पिछड़े और सवर्ण के समन्वय का भाव लाने वाला है। तो चाणक्य गलत थोड़ी है, चाणक्य तो अच्छा है। सीए आ गया है, उसको लेकर एक समुदाय विशेष में अलग अलग ओपिनियन है। कोई नहीं है, उस समुदाय के ठेकेदार अब बेरोजगार हो गए हैं। समुदाय खुद मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, मोदी भाईजान करके उनके साथ में है। समुदाय में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सीएए नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है।
किसी एक भी मुसलमान के अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसको 10 किलो राशन मिल रहा है तो बराबर से मिल रहा है, उसको मकान प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो उसकी आबादी से ज़्यादा उसको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है तो उसको उसकी 18% की आबादी से ज़्यादा मिल रहा है, उसको जो गैस के चूल्हे से लेकर मुद्रा लोन तक का उसके परसेंटेज से उसको ज़्यादा मिल रहा है। उसको मोदी में विश्वास है और मोदी को उनमें विश्वास है। इसलिए इसकी चिंता जो CAA को उनका अहित करने वाले बताते हैं, तो ये ओवैसी से लेकर ये सपा बसपा माकपा बाकपा अब मुस्लिम आक्रोश का भी स्वरूप देखने वाली है। 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको चुनाव में लेकर आप कहें, अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा से पूछा जाए कि 5 ऐसी वो बातें हैं जिसके लिए आपको वोट करें, तो कौन सी बातें होंगी? देश की सुरक्षा मोदी जी के नेतृत्व में हुई, देश की शिक्षा, नई शिक्षा नीति लाके उसका परिवर्तन किया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने उसको पूरी तरीके से सुदृढ़ किया है, किसानों की दोगुनी आय का सदप्रयत्न उसको आज हमने किया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भारत की जो अर्थनीति है वो सर्वोपरि है। कोरोना के बाद अमेरिका कराह रहा है, चीन कराह रहा है, ब्रिटेन तो माइनस में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ चली गई। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कोरोना के बावजूद 7% से ऊपर है और वो बढ़ने की संभावना है। यानी अर्थनीति में 11वें स्थान पर था आर्थिक अर्थव्यवस्था के उसमें, आज वो 5वें पर आ गया। 2027 में वो 3रे पर चला जाएगा। ये 5 बातें अगर गिनाऊं तो 5000 बातें हैं मोदी जी की, लेकिन आपने 5 बातें कही तो मैं 5 बातों को कहूंगा कि हर क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा में किया, सुरक्षा में किया, कृषि में किया, उसने लोगों की सेफ्टी के लिए किया, उसने आर्थिक समृद्धि के लिए किया है। तो मोदी जी एक छोटी चीज से लेकर और एक वृहत पैमाने पर भी छोटी छोटी बिंदु पर कैसे काम करते हैं आपने भी सोचा नहीं। मोदी जी ने जब कहा स्वच्छता अभियान चलाएंगे, मैं उनके साथ जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे तो मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, वो मेरे प्रभारी थे। हम लोगों ने बहुत सारा दौरा उनके मार्गदर्शन में किया। मैं नहीं समझ पाया कि इसका मतलब क्या। वो कह रहे खाते खोलो, मैंने कहा लोगों से खाते खोलने का मतलब क्या है, लेकिन उस समय जब एनालिसिस किया, मैं कॉमर्स का प्रोफेसर था, तो कुछ लाख यानी 140 करोड़ में कुछ लाख केवल खाते थे। आज 50 करोड़ के आसपास खाते पहुंच रहे हैं और उनमें सब में 4000 रुपए बचत भी है। प्रति औसत जो है उन खातों में 4000 रुपए की बचत भी है। कैसा प्लान किया होगा उन्होंने। स्वच्छता किया तो स्वच्छता से गोरखपुर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दहाड़ते थे लोकसभा में कि उनके वहां इंसेफ्लाइटिस से तमाम लोग की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज ठीक कराया, सब कुछ ठीक कराया, लेकिन जो प्रभाव पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके स्वच्छता के नाम पर, जो सीवरेज को कराया, जो कूड़ा निस्तारण का प्रबंध कराया, जो और स्वच्छता कराया, उससे तमाम बीमारियां अपने आप में दूर हो गई। यानी स्वच्छता तो एक मन को स्वच्छ कर रहा है, एक वो है बीमारियों को दूर कर रहा है। यानी मोदी जी का एक एक्शन अनेक परिणाम देता है। इसलिए आप ये देख सकते हो कि जिस प्रकार से कार्य किया है सरकार ने, छोटे छोटे जो महिलाएं रात को जब हम लोग दौरे से निकलते तो गांव के किनारे सड़क पे लोटा लेके खड़ी होती थी। हम लोग कोशिश पूछते थे क्या कोई कार्यक्रम है, तो लोग कहते थे नहीं, ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी है, इनको लघु शंका करना है। वो भी देख रही सूरज देवता डूब जाएंगे तो अंधेरे में अपने सम्मान को बचा सकेंगे। आजादी के बाद किसी ने क्यों नहीं सोचा, मोदी जी ने ही क्यों सोचा कि उनके घर में शौचालय होना चाहिए। मोदी जी ने ही क्यों सोचा कि कच्चे मकान की जगह उनको पक्का मकान मिलना चाहिए और जो मकान मिले वो महिला के नाम होना चाहिए। किसी ने क्यों नहीं सोचा कि इनको राशन की गरीबी को ऊपर उठाने के लिए इनके जो आवश्यक व्यवस्था है कि इनका दाल मिले, इनको राशन मिले, इनको चीनी मिले, इनको नमक मिले। किसी ने क्यों नहीं सोचा इनको मुद्रा जो है लोन मिले कि बगैर उसके अपना एक काम कर सके। किसी ने क्यों नहीं सोचा कि किसान को थोड़े थोड़े बीज के लिए, उसके पानी के लिए छोटे छोटे पैसे की जरूरत होती है, उसको भी लोन लेना पड़ता है, तो उसको 6000 रुपए सम्मान निधि इससे पहले किसी ने क्यों नहीं दी। ये सब मोदी जी नहीं दिया। तो आज हर मर्ज की दवा अगर मोदी हैं तो फिर वोट का हकदार कौन है, ये प्रश्न आज उठा है और इस प्रश्न का जवाब जनता सीधे दे रही है।
क्या आपको इसलिए लगता है मैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण जो लाया गया, वो भी एक बड़े कंट्रीब्यूटर के तौर पर और महिलाओं के वोट बैंक को एकत्रित करके बीजेपी के लिए कंट्रीब्यूट करने की ओर एक बड़ा रोल निभाने वाला है? निश्चित रूप पे महिला सशक्तिकरण, देखिए मोदी जी का जादू ये भी था, उन्होंने 50% की आबादी, महिला की 50% की आबादी है, वो घर में घूंघट बांध के पर्दा करके रहती थी, उसका उपयोग नहीं होता था। यानी नारी जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये कविताएं लिखी जाती थी। आज नारी फाइटर प्लेन चला रही है, आज वो कमांडो बन रही है, आज वो नारी जो है हाथ में कंप्यूटर लिए आईटी की विशेषज्ञ बन रही है, आज वो नारी अंतरिक्ष में जाने वाले यानों को गवर्न करने वाली सुपर फास्ट वो वैज्ञानिक बन रही है, आज नारी 33% तक आरक्षण बना के वो विधायक और सांसद और तमाम और चीज बन रही है। तो जब 50% आबादी को उन्होंने जो निष्क्रिय पड़ा था उसको सक्रिय कर दिया, तो ये देश के समृद्धि में उसका योगदान है। इसलिए मैंने कहा ना, मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक का मतलब यही है कि उन्होंने हर बिंदु को, जहां तक कोई जा सकता था, लोग बोलते थे ना, जहां ना जाए रवि वहां पर जाए कवि, ये कवियों के बारे में कहते थे। मैं तो कहता हूं जहां कोई ना जा पाए वहां मोदी जाते हैं। एक मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा एक अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत विकास की बयार बह रही है, आप क्या मानते हैं कहां सुधार की आवश्यकता है? नहीं, देखो मैं अध्यापक रहा हूं और मैं पढ़ने जाता था, मेरा ड्राइवर मुझसे कहता, सर गाड़ी में आप क्यों पढ़ रहे हो, आप तो 10 साल से पढ़ा रहे हो और आपको तो सब आता होगा। मैंने कहा मैं प्रतिदिन सीखता हूं, और जो विद्यार्थी बनकर अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है वो आगे जाता है, और मोदी जी यही करते हैं। और मोदी जी से मैंने यही सीखा है। मैं अभी भी जाऊंगा तो मैं अपने ड्राइवर से पूछूंगा, अपने साथ वाले से पूछूंगा कि मैंने क्या गलत बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। और ये प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सबका परीक्षण करने के बाद वो जहां पर कम वहां पर हम का परिभाषा रखते हैं। जहां कमी होगी उसको पूरा करते हैं, वो कमी को बताने वाले को पसंद करते हैं, उससे नाराज नहीं हुआ करते। इसलिए आप ये मान के चलो, अगर कहीं कमी रह गई, अगर सब पूरा कर लेते तो भगवान हो जाते, तो फिर मंदिरों में जाके स्थापित होना पड़ता। गलती मानवीय स्वभाव का अंग है और मानव स्वभाव में गलती प्रासंगिक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हम कम गलती करने वाले लोग हैं, और जो गलती होती उसको सुधारने वाले लोग हैं। हम ना गलती करने वाले लोग हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। इसलिए जहां गलती होगी उसको सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत ही शालीनता से, मैंने कहा ना कि एक परिपक्व राजनेता की एक पहचान होती है कि सवाल कितने भी तीखे क्यों ना हो, उनका जवाब बहुत सरल और सुरुल तरीके से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साक्षी, मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आप। बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले तो जोरदार तालियों के साथ में इस बीच आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर बने रहें। मैं हमारे बीच कुछ हमारे अतिथि मौजूद हैं, उनको सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर सबसे पहले दिनेश शर्मा जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और बेबाकी के साथ में हर उस सवाल का जवाब देने के लिए जो कि जनता के हित में बेहद लाजमी। और इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर शंकर सिंह भदौरिया जी से, अध्यक्ष करणी सेना, आप भी मंच पर आएं और यहां पर दिनेश शर्मा जी को सम्मानित करें। मिस्टर करण, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, समाज सेवी लखनऊ, और इस बीच आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर समीर भाटी, हेल्थ एक्सपर्ट, स्टार इमेजिंग पैथ लैब, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी मंच पर आए। मिस्टर सुशील बादबानी, डायरेक्टर भाटू सम्राट मोबाइल इंडस्ट्रीज, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी कृपया मंच पर आए और मिस्टर दिनेश शर्मा को सम्मानित करें। मिस्टर अवनीश श्रीवास्तव, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी मंच पर आए। मिस्टर दाऊद सिद्दीकी, मार्केटिंग हेड यूपी, आप भी रिक्वेस्टेड है मंच पर आए। मिस्टर अवनीश अवस्थी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, और